अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एवोल्यूशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। एवोल्यूशन आर चेंज ओवर टाइम इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम एंशंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो आजकल के ऑर्गेनिज्म हैं तो ये पहले ज़माने में मौजूद ऑर्गेनिज्म से चेंज हुए हैं और इस चेंज को हम एवोल्यूशन कहते हैं। या हम एवोल्यूशन को इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ग्रेजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन थ्रू टाइम। तो इंडिविजुअल में चेंजेस नहीं बल्कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में चेंज को हम एवोल्यूशन कह रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज प्रूव दैट एवोल्यूशन हैज़ अकर्ड। अब हमें किस तरीके से ये पता चला कि वाकई में एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस के डिफरेंट फील्ड्स ये प्रूव कर रहे थे, ये ऐसे फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि एवोल्यूशन हुई है। जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले ज़माने में मौजूद अपने इंसिस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं। तो इन एविडेंसेस के बारे में आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी से। एनाटॉमी कहते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। मतलब जब हम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। और कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स reveals that certain parts of the organisms have similarities in their structures while other have similarities in functions। तो जब साइंटिस्ट ने कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी की तो उससे उनको पता चला कि ऑर्गेनिजम्स किसी कॉमन इंसिस्टर से इवॉल्व हुए होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में मौजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये प्रूव कर रहे होते हैं कि या तो इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है या इनका फंक्शन एक जैसा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अब हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर को भी समझते हैं और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को भी समझते हैं। बॉडी पार्ट्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शंस बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन इंसिस्टर आर कॉल्ड एज होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स एंड देयर सिमिलैरिटी इज कॉल्ड एज होमोलॉजी। मतलब कि स्ट्रक्चर वाइज तो वो सेम होते हैं लेकिन उनका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है? मे बी कि वो किसी कॉमन इंसिस्टर से इवॉल्व हुए हो लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपने अंदर कुछ चेंजेस कर दी हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। This pattern of evolution in which different species have been evolved from common ancestor at different habitats is called as divergent evolution। Divergent evolution का मतलब ये होता है किसी एक पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाना, ये हमारे पास डाइवर्जेंट कहलाता है। तो ऑर्गेनिजम्स किसी कॉमन इंसिस्टर ही से इवॉल्व हुए थे, लेकिन चूँकि उनको डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला था, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट मिला था और वो इन्वायरमेंट एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस पैदा की। तो इस किस्म के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होने के बाद भी अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो ये हमें पता दे रही होती है कॉमन इंसिस्ट्री का। इसमें हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं द लिम्ब बोन पैटर्न्स ऑफ ऑल टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स का मतलब ये होता है कि जिनके दो फोर लिम्स होते हैं और दो हाइंड लिम्स होते हैं। फ्रॉम एम्फीबियंस टू मेमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चरल प्लेन। मतलब अगर हम एम्फीबियन से लेकर मेमल्स तक की कैटेगरी को देखें तो इनमें जो बोन्स की अरेंजमेंट है, जो उनका नंबर है, वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है। इट इज़ कॉल्ड एज पेंटाडेक्टाइल लिम्ब और उनके लिम्ब में 5 उंगलियाँ होती हैं। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 उंगलियाँ होती है, 5 डिजिट्स होते हैं। जस्ट बर्ड्स को एक्सक्लूड करके, क्योंकि बर्ड्स की या तो 4 उंगलियाँ होती है या 3 उंगलियाँ होती है, लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और डिफरेंट मेमल्स के पेंटाडेक्टाइल लिम्स ही होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ होमोलॉगस स्ट्रक्चर को देखते हैं। लिम्स की हम होमोलॉजी को स्टडी करते हैं। ह्यूमन हैंड इज़ यूज फॉर ग्रास्पिंग while the birds and the bat wing is used for flying। cat's paw and the horse front leg यूज़ होता है रनिंग के लिए एंड द फ्रंट फ्लैपर ऑफ व्हेल एंड द डॉल्फिन इज़ यूज्ड फॉर स्विमिंग। तो इन सब का
जो स्ट्रक्चर है तो वो सेम है, बट यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ग्रास्पिंग के लिए यूज़ होता है, कोई फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है, कोई रनिंग के लिए यूज़ होता है और कोई स्विमिंग के लिए यूज़ होता है। इनमें सेम नंबर ऑफ बोन्स मौजूद हैं, मतलब जहाँ पे यूमरस है 1 नंबर में तो वहाँ पे बाकी ऑर्गेनिज्म में भी एक ही यूमरस मौजूद होगा। जहाँ पे रेडियस और अल्ना है हमारे लिम्स में तो वहाँ बाकी ऑर्गेनिज्म में भी इतने ही नंबर में और ऐसे ही अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। मसल्स सेम है, नर्व्स एंड जो ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट है तो वो सेम पैटर्न में अरेंज हुए हैं। तो ये सारी बातें हमें कॉमन इंसिस्टिक का पता दे रही होती है कि स्ट्रक्चर वाइज ये सेम होते हैं, यही होमोलॉगस ऑर्गन्स, और इनका जो फंक्शन है तो चूँकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट इनको मिला था इसलिए वो इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो अब हम इन होमोलॉगस स्ट्रक्चर को डायग्राम में भी देख लेते हैं। हमारे पास ह्यूमन का आर्म है, ये डॉल्फिन का फ्लैपर है जो कि स्विमिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, और ये बैट का विंग है और ये बर्ड का विंग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोन्स का नंबर और उनकी अरेंजमेंट एक जैसी होती है। ये इन केस ऑफ ह्यूमन आर्म ह्यूमरस है और इसका नंबर 1 होता है, और यहाँ पे ये वाला ह्यूमरस है और एक ही है। इसी तरीके से बैट के विंग में अगर हम देखें तो ये बोन एक ही है और ये ह्यूमरस है। इसी तरीके से बर्ड के विंग में भी एक बोन है ह्यूमरस। और बाकी अगर हम बोन्स को देखें, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, तो वो इन सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेम है। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने इन्हीं 4 लिम्स को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया था। कंपैरेटिव एनाटॉमी में अब हम स्टडी करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसको बोलते हैं? On the other hand, the organs which are similar in functions but differ in structure are called as analogous organs. बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, मतलब उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है लेकिन उनका फंक्शन एक जैसा होता है, ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड फ्लाइंग लिजर्ड्स। फंक्शन इन सब का क्या है? फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इनका ओरिजिन देखें तो ये बर्ड्स का ओरिजिन है, बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स का ओरिजिन है, और जो फ्लाइंग लिजर्ड है तो ये रेप्टाइल्स के ओरिजिन से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर क्यों विंग्स बना दिए? क्योंकि इन सब ऑर्गेनिजम्स को फ्लाइंग की ज़रूरत थी, इनको इन्वायरमेंट एक जैसा मिला था, इसलिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सिमिलर चेंजेस की। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ऑफ एवोल्यूशनरी इंटरेस्ट बिकॉज दे डेमोन्स्ट्रेट दैट पॉपुलेशन हैव सेपरेट एंसेस्ट्रीज may adapt in similar ways to similar environmental demands। इन सब ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट एक जैसा मिला था, इसलिए ये किसी एक पॉइंट पर आकर कलेक्ट हो गए थे। ये जो डिफरेंट पॉपुलेशंस थी तो इन्होंने अपने बॉडी के अंदर सिमिलर एडाप्टेशन की थी। दिस पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन इन विच डिफरेंट स्पीशीज हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रीज एट डिफरेंट हैबिटेट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्ज का मतलब ये होता है किसी एक पॉइंट पर आकर कलेक्ट हो जाना। तो बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और रेप्टाइल्स को इन्वायरमेंट एक जैसा मिला, हालांकि इन सब के इंसेस्ट्रीज एक दूसरे से डिफरेंट थे। ये डिफरेंट इंसेस्ट्रीज रखने वाले स्पीशीज़ थे, पॉपुलेशंस थे, लेकिन चूँकि हैबिटेट सिमिलर मिला था, कॉमन हैबिटेट था, इसलिए इनके अंदर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गई। तो यहाँ पास एनालॉगस ऑर्गन्स की वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन प्रूव हो रही होती है। लेकिन अगर हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को देखें, जो कि हमें ये बता रहा होता है कि सब ऑर्गेनिज्म का जो इंसेस्टर है तो वो सेम है, और अगर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को देखें जो कि ये प्रूव कर रहा होता है कि इंसेस्ट्रीज तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन चूँकि इन्वायरमेंट एक जैसा मिला होता है इसलिए अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में चेंज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर सेम चेंजेस लेकर आ जाते हैं। तो ये दोनों तरह की एवोल्यूशन ये प्रूव कर रही होती है कि जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स है तो इनकी लाजमी एवोल्यूशन हुई है किसी पास्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से, किसी एंशंट ऑर्गेनिज्म से इनमें चेंजेस आई है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से प्रूव होता है कि वाकई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो इवॉल्व हुए हैं एंशंट ऑर्गेनिज्म से।
अब हम एविडेंस स्टडी करते हैं फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर फंक्शनल इन एंसेस्टरल फॉर्म्स बट आर नाउ रिड्यूस्ड इन साइज एंड सर्व लिटिल आर नो फंक्शन। हमारे इंसेस्टरल फॉर्म्स में तो इनका काम था, लेकिन हमने चूँकि इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं किया इसलिए हमारी बॉडी के अंदर इनका साइज़ रिड्यूस्ड हो गया था और अब इनका कोई भी काम नहीं है या ना होने के बराबर काम है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट है बॉडी में, हालांकि कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं हमारी एवोल्यूशन को। मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस है ये एवोल्यूशन का, और ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं एविडेंस ऑफ कॉमन इंसेस्ट्री। एज स्पीशी एवॉल्व देयर स्ट्रक्चर चेंजेस। जब ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया तो उस दौरान उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से उसने अपने कुछ बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से वही ऑर्गन्स रिड्यूस हो गए अपने साइज़ में भी और अपने फंक्शन में भी। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट एट द आई कॉर्नर। अब ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारी आइज़ के कॉर्नर पर एक पतली सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है पिंक कलर की, जिसको हम नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं है, लेकिन अगर हम फ्लाइंग एनिमल्स को देखें या एक्वेटिक एनिमल्स को देखें तो उनकी बॉडी में यही नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन काम कर रही होती है, मतलब इसका कोई फंक्शन है। फ्लाइंग एनिमल्स जब फ्लाई कर रहे होते हैं एयर में तो यही मेम्ब्रेन आइज़ को कवर कर देते हैं और जो आइज़ है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अगर हवा के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो आइज़ के अंदर फिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यही मेम्ब्रेन आइज़ को कवर कर देते हैं और आइज़ को मॉइस्ट रखते हैं। इसी तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स में भी यही मेम्ब्रेन आइज़ को कवर कर देते हैं जब एनिमल स्विम कर रहा होता है। तो ये ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन आइज़ को हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो पानी के अंदर भी चीज़ों को देख सकें, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई भी काम नहीं है। हम ना तो फ्लाई कर रहे होते हैं, ना ही हम एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लेकिन इसी वेस्टिजियल ऑर्गन का प्रेजेंट होना हमारी बॉडी में ये इंडिकेट कर रहा होता है, हमारे किसी ऐसे इंसेस्टर्स को प्रूफ कर रहा होता है कि जिसमें यही नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन काम कर रही होती थी। इसके अलावा ह्यूमन मेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, वो भी इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जो मेल और फीमेल है तो उनकी एवोल्यूशन ऐसे ऑर्गेनिज्म से हुई है जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते थे। अपेंडिक्स जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हमारे इंसेस्टर्स में इसी अपेंडिक्स के अंदर जो ट्री के बार्क्स हैं तो उनको डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया रहते थे। कॉकिक्स आर टेल बोन, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं हमारी एवोल्यूशन को उस इंसेस्टर से जिसमें टेल मौजूद होती थी। विजडम टीथ हमारी बॉडी में मौजूद है, लेकिन इनका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन हमारे इंसेस्टर्स में यही विजडम टीथ हमारे इंसेस्टर्स को हेल्प कर रहे होते थे प्लांट के टिश्यूज़ को ग्राइंड करने में। एयर मसल्स हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। हम अपने एयर्स को मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी नेक का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम काव या गॉड को देखें तो वो अपने इन्हीं एयर्स के मसल्स को मूव कर सकते हैं, मतलब यूज़ करके अपने एयर्स को मूव करवा सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स को देखें तो ना सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद है बल्कि बाकी एनिमल्स के अंदर भी मौजूद है। जिस तरीके से हमारे पास एक वेल है जिसका नाम है बेलिन वेल, और एक स्नेक है दैट इज़ कॉल्ड एज बोआ कंस्ट्रिक्टर। तो अब वेल में या बोआ कंस्ट्रिक्टेड स्नेक के अंदर हाइंड लिम्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चलते तो नहीं है बल्कि ये पानी के अंदर स्विम कर रहा होता है और ये क्रॉलिंग कर रहा होता है, लेकिन इनकी बॉडी में भी पेल्विक बोन्स मौजूद है। इवन के मिनिएचर लेग बोन्स बरिड अंडर फ्लैश, इनकी फ्लैश के अंदर छोटे छोटे से लेग्स बोन्स भी मौजूद होते हैं। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं है इनकी बॉडी को, बट वाई दे आर प्रेजेंट, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। फाइटन स्नेक हैज़ टाइनी बोन्स बीनीथ द स्किन विच आर द रिमेन्स ऑफ इट्स इंसिस्टरल हाइंड लिम्स। इवन के जो फाइटन स्नेक है उसकी बॉडी में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे बोन्स मौजूद हैं स्किन के अंदर जो कि हाइंड लिम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन स्नेक तो क्रॉलिंग कर रहा होता है, उसको तो हाइंड लिम्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं स्नेक की एवोल्यूशन उस इंसेस्टर से जिनके अंदर यही हाइंड लिम्स फंक्शनल थे।
तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का हमने कहा कि हमारी बॉडी में मौजूद तो हैं ऑर्गन्स, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है। तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं हमारे एवोल्यूशन को ऐसे इंसिस्टर्स से जिनके अंदर इनका मजबूत किस्म का फंक्शन मौजूद होता था। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एविडेंसेस पढ़ेंगे फ्रॉम अदर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस।